नहीं अभय, यह काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ मुझ पर दबाव मत डालो रेनू, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, आजकल यह तो आम बात है और इस छोटे से काम के बदले में हमारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। अपना खुद का घर लेना सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी तो सपना है ना। हाँ, सपना ज़रूर है, पर उसके लिए छी, यह मुझसे नहीं होगा। मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना रेनू। दूसरे पहलू से देखा जाए तो यह एक नेक काम है। एक निसंतान स्त्री को औलाद का सुख देना, खुशी देना क्या अच्छा काम नहीं है? अभय, मैं कोई अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रेनू, है। तुम कोई गंवार स्त्री नहीं हो, 21वीं सदी की पढ़ी हुई मॉडर्न स्त्री हो, अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, इसलिए तो मैं तुमसे यह उम्मीद रखता हूँ। आखिर उसमें बुरा ही क्या है? यह सब फालतू बहस है। अभय, मैं कभी इस बात से सहमत नहीं होने वाली हूँ रेनू, तुम अच्छी तरह जानती हो इस नौकरी में हम कभी अपना घर खरीदने की सोच भी नहीं सकते। पूरा जीवन हमें किराए के मकान में ही रहना होगा और कल जब अपने बच्चे होंगे तो उनको भी बिना पैसे हम कैसे भविष्य दे पाएंगे, यह भी सोचा है कभी? समय समय की बात है अभय, वक्त सब कुछ सिखा देता है, लेकिन रेनू जब रास्ता सामने है तो उस पर चलने के लिए तुम क्यों तैयार नहीं? आखिर ऐसा करने में कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तुम्हें मेरे बॉस के साथ सोना थोड़े ही है, लेकिन फिर भी 9 महीने तक एक पराये मर्द का बीज अपनी कोख में रखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कभी ना कभी तुमको बच्चे को 9 महीना अपनी कोख में रखना तो है ही ना। यह एक अलग बात है, वह बच्चा मेरे पति का होगा जिसके साथ मैंने जीने मरने की ठान रखी है, जिसके बच्चे को पालना मेरा सपना होगा, मेरा गौरव होगा। यह भी तुम्हारा गौरव ही कहलाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वह क्यों बन गई कॉल्स गर्ल्स। उसे अपने शरीर बेचने पर कोई गिला नहीं, लेकिन मुझे तो पता है ना। नहीं अभय, मुझसे यह नहीं होगा। पिछले 1 हफ्ते से घर में यही एक बात हो रही थी। अभय रेनू को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन रेनू तैयार नहीं हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभय के बॉस की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था और साहब को किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने का विचार पसंद नहीं था। ना जाने किसका बच्चा हो, कैसा हो, उसे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहिए था। साहब ने एक बार अभय की पत्नी रेनू को देखा था। साहब को सरोगेट मदर के लिए वह एकदम योग्य लगी थी, इसलिए उन्होंने अभय के सामने एक प्रस्ताव रखा। यूँ तो अस्पताल किसी साधारण औरत को तैयार करने के लिए तैयार थे, पर साहब को लगा था कि उन औरतों में बीमारियां भी हो सकती है और वह बच्चे की गर्भ में सही देखभाल ना करेंगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर रेनू सरोगेट मदर बनकर उन्हें बच्चा देती है तो वह अभय को एक बढ़िया फ्लैट देंगे और साथ ही उसको प्रमोशन भी मिलेगा। बस इसी लालच में अभय रेनू के पीछे पड़ा था और रेनू को कैसे भी करके मनाना था। यह काम अभय पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन इस बात के लिए रेनू को मनाना आसान नहीं था। अभय कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहता था, लेकिन रेनू मानने को तैयार ही नहीं थी। रेनू, इतनी छोटी सी बात ही तो है, फिर भी तुम क्यों समझ नहीं रही हो? अभय, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए, किसी भी औरत के लिए यह छोटी बात नहीं है। पराये मर्द का बच्चा अपनी कोख में रखना, 9 महीने तक उसे झेलना,
कोई आसान बात नहीं है। मातृत्व का जो आनंद उस अवस्था में स्त्री को होता है वह इसमें कहाँ। अपने बच्चे का सपना देखना, उसकी कल्पना करना, अपने भीतर एक रोमांच का एहसास करना, जिसके बलबूते पर स्त्री प्रसूति की पीड़ा हंसते हंसते झेल सकती है, यह सब इसमें कहाँ संभव है। अभय ने कहा, एक स्त्री की भावनाओं को आप लोग कभी नहीं समझ सकते और मुझे कुछ समझना भी नहीं है। अभय थोड़ा झुंझला गया। फालतू में छोटी बात को इतना बड़ा स्वरूप तुमने दे रखा है। ये सब मानसिक तकियानुसी बातें हैं और फिर जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है ना। यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी मानसिक भावना है जिसे अगर तुम चाहो तो बदल भी सकती हो। बाकी सब बातें, सब विचार छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। यही सोचो कि कल जब हमारे खुद के बच्चे होंगे तब हम उनका पालन अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर न जानते हुए भी रेणु को पति की बात पर सहमत होना पड़ा। अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब बहुत जल्द सब सपने पूरे होने वाले थे। अब शुरू हुए डॉक्टर के चक्कर, रोज रोज अलग टेस्ट। आखिर 2 महीने की मेहनत के बाद तीसरी बार में साहब के बीज को रेणु के गर्भाशय में स्थापित किए जाने में कामयाबी मिल गई। IVF के तीसरे प्रयास में आखिर सफलता मिली। रेणु अब प्रेग्नेंट हुई। साहब और उनकी पत्नी ने रेणु को धन्यवाद दिया। रेणु को डॉक्टर की हर सूचना का पालन करना था। 9 महीने तक अपना ठीक से ख्याल रखना था। रेणु के उदर में शिशु का विकास ठीक से हो रहा था। यह देखकर सब खुश थे, लेकिन रेणु खुश नहीं थी। रह रह कर उसे लगता था कि उसके भीतर किसी और का बीज पनप रहा है। यही विचार उसको रात दिन खाए जा रहा था। जिंदगी के पहले मातृत्व का कोई रोमांच, कोई उत्साह उसके मन में नहीं था। बस अपना कर्तव्य समझकर वह सब कर रही थी। डॉक्टर की सभी हिदायतों का ठीक से पालन कर रही थी। बस उसके भीतर जो अपराध भाव था उससे वह मुक्त नहीं पा रही थी। लाख कोशिश करने पर भी मन को वह समझा नहीं पा रही थी। अभय पत्नी को समझाने का, खुश करने का भरसक प्रयास करता रहा, पर एक स्त्री की भावना को, उस एहसास को पूरी तरह समझ पाना पुरुष के लिए शायद संभव नहीं था। रेणु के गर्भ में पल बढ़ रहा पहला बच्चा था। पहला अनुभव था, लेकिन अपने खुद के बच्चे की कोई कल्पना, कोई सपना कहाँ संभव था। बच्चा तो किसी और की अमानत था। बस पैदा होते ही उसे किसी और को दे देना था। रेणु सपना कैसे देखती जो अपना था ही नहीं। बस वह तो 9 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करती रहती, कब उसे इस बोझ से मुक्ति मिलेगी। रेणु यही सोचती रहती। मन का असर तन पर भी होना ही था। डॉक्टर नियमित रूप से सारे चेकअप कर रहे थे। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। यह अच्छी बात थी। साहब और उनकी पत्नी भी रेणु का अच्छे से ख्याल रखते, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन भावे के गर्भ में क्या छिपा है कौन जान सकता है। होनी के गर्भ से कब कैसी पल का परसों होगा, कोई नहीं कह सकता है। रेणु और अभय का पूरा परिवार खुश था। किसी को सच्चाई कहाँ मालूम थी। 7वें महीने में बाकायदा रेणु की गोदभराई भी हुई, जिस दिन की कोई भी स्त्री उत्साह के साथ प्रतीक्षा करती है। उस दिन भी रेणु खुश नहीं हो पा रही थी। अपने स्वजनों को वह कितना बड़ा धोखा दे रही थी, यही सोच सोच कर उसकी आंखें छलक जाती थी। गोदभराई की रस्म बहुत अच्छे से हुई। साहब और उनकी पत्नी ने उसी दिन नए फ्लैट की चाबी अभय के हाथ में थमाई।
अभय की खुशी का तो पूछना ही क्या है। अभय पत्नी की मनोस्थिति नहीं समझता था। ऐसे नहीं था उसने सोचा था, बस 2 ही महीने निकालने हैं ना, फिर वह रेनू को लेकर कहीं घूमने जाएगा और रेनू धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी और फिर से वह नॉर्मल हो जाएगी। अभय फ्लैट देखकर खुशी से उछल पड़ता था। उसकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर था यह फ्लैट। बार बार कहने पर भी रेनू फ्लैट देखने नहीं गई थी। बस मन ही नहीं हो रहा था उस मकान की। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। बस जैसे तैसे 2 महीने निकल जाए और वह इन सब से मुक्त हो जाए। नियति एक स्त्री की भावनाओं के साथ यह कैसा खेल खेल रही थी, यही ख्याल उसके दिमाग में आता रहता था। इसी बीच अभय का प्रमोशन भी हो चुका था। साहब ने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया था, लेकिन 8वां महीना शुरू होते ही रेनू का स्वास्थ्य बिगड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वहां रेनू ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची 9 महीना पूरा होने से पहले ही आ गई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की फौज साहब ने खड़ी कर दी थी। बच्ची की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब खतरा टल गया था। अब साहब बच्ची मानसिक रूप से नॉर्मल है या नहीं उसको चेकअप करवाया, तभी पता चला कि बच्ची शारीरिक रूप से तो नॉर्मल है लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसके दिमाग के पूरी तरह से ठीक होने का कोई संभावना नहीं है। यह सुनते ही साहब और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। वह लोग ऐसी बच्ची के लिए तैयार नहीं थे। साहब ने अभय को एक ओर बुलाया और कहा कि बच्ची को जो भी करना है कर सकते हैं, ऐसी बच्ची को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको भी ऐसी बच्ची नहीं चाहिए तो तुम उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। हाँ, जो फ्लैट मैंने आपको दिया है वह आपका रहेगा। वैसे उस फ्लैट को वापस मांगने वाले नहीं हैं। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। साहब और उनकी पत्नी तो अपनी बात बताकर चले गए। अभय सुन्न होकर खड़ा ही रह गया। रेनू को जब पूरी बात का पता चला तब एक पल के लिए वह भी मौन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी नर्स आकर बच्ची को रेनू के हाथ में थमा गई। बच्ची को भूख लगी थी, उसे फीड करना था। बच्ची का मासूम स्पर्श रेनू के भीतर को छू गया। आखिर अपने ही शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है। बच्ची उसी के उदर से उसने जन्म लिया था। यह रेनू कैसे भूल सकती थी। बाकी सब कुछ भूलकर रेनू ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। सोई हुई ममता जाग उठी। दूसरे दिन अभय ने रेनू के पास से बच्ची को लेना चाहा और कहा साहब उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे और वह उसकी अच्छी देखभाल का बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। सॉरी अभय, यह मेरी बच्ची है, मैंने इसे जन्म दिया है, यह कोई अनाथ नहीं है। रेनू ने दृढ़ता से जवाब दिया। पर रेनू परवर कुछ नहीं। अभय पर रेनू यह बच्ची मेंटल रिटायर्ड है, इसको हम कैसे पालेंगे। जैसे भी है मेरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। अगर हमारी बच्ची ऐसी होती तो क्या हम उसे अनाथ आश्रम में भेज देते। लेकिन रेनू सॉरी अभय, आज कोई लेकिन वकील नहीं। एक दिन तुम्हारी बात मैंने स्वीकारी थी, आज तुम्हारी बारी है। यह हमारे घर का चिराग बनकर आई है, हम इसका अनादर नहीं कर सकते। जन्म से पहले ही इसने हमें क्या क्या नहीं दिया है। कुछ पल पत्नी की ओर, कुछ पल बच्ची की ओर देखता रहा। फिर उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। रेनू, हम इसका नाम क्या रखेंगे। रेनू बहुत लंबे समय के बाद मुस्कुरा रही थी।